अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसारा अना और ख़बर की खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हौसलों, ख्वाबों, उमंगों, वलवलों से भरपूर एक सुबह, नई सुबह मुबारक हो। और हमारी दुआ है हमारी सब की, हम की, कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए बड़ी रहमतें लेके आए। पहले मैं ख़बरों का जो अपना स्लग है वो शेयर कर दूँ आपसे रन डाउन, उसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ। मैं वज़ीर आज़म का दौरा बहावलपुर, किसान कार्ड से इनकलाब आएगा, वज़ीर आज़म का ऐलान। ज़रूरी इस्लाहात से किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, अफगान अमन के लिए संजीदा कोशिशें की, कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, आर्मी चीफ का खिताब। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है। सदर अशरफ गनी ने आर्मी चीफ को उनके ओहदे से हटा दिया है, जबकि अमरीकी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है वो ये है कि अफगान हुकूमत 3 माह बाद ख़त्म हो सकती है। पीडीएम का इजलास था और अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इजलास जो है वो टी पार्टी तक ही महदूद रह गया। सहाफ़ियों के मखसूस टोले की हुकूमत पर बेजा तनकीद, इस पर बात करेंगे। भारत और अफगानिस्तान की सपोर्ट से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम, पीटीएम ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ 150 ट्रेंड चलाए और भारत ने सपोर्ट किया। और वफाकी वज़ीर इत्तला जनाब चौधरी फवाद साहब की मीडिया से गुफ्तगू थी। फिर आज़ाद कश्मीर का सदारती इंतखाब है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को बतौर सदारती उम्मीदवार पीटीआई ने नामजद किया है, वो आज अपने कागजात जमा कराएंगे। ओलंपिक्स में नाकिस कारकर्दगी पर फहमीदा मिर्ज़ा बहुत बरहम है और उन कायमा कमेटी ने ओलंपिक एसोसिएशन के सदर को तलब कर लिया है। आखिर में बात करेंगे योमी आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे सुबह आपकी? आप माशाल्लाह हमेशा जब मैं देखता हूँ फ्रेश, जाइल, एक्टिव, कोई स्पेशल डाइट शाइट है? नहीं भाई, ये प्रोग्राम ही हमारी डाइट है। इस प्रोग्राम ने हमें प्रो एक्टिव कर दिया है। हाँ। अब देखें, ये पहले होता था आराम से उठते थे, नमाज पढ़ के सोए देते तो 10-11। अब तो भाई 4:30 बजे उठो, नमाज पढ़ो और फिर रश करो इधर 6 बजे यहाँ, और 2 घंटे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, 1 घंटे का प्रोग्राम और आधा घंटा उसके बाद। लेकिन इस प्रोग्राम से हमें ना एक नई लाइफ मिली है। हमने देखा भाई बाहर सुबह कैसी होती है, और ये सोना जिंदगी नहीं है। सुबह उठना और सुबह उठना जो है, सुबह उठना और अपने काम पे जाना, ये सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब कैसा लगता है सुबह अर्ली उठना? शफीक साहब तो 5 बजे माशाल्लाह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद तैयारी 6 बजे यहाँ आते हैं। ये जो एक नई जिंदगी का रंग है, ये कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये जो 20 साइकिल के लोग होते हैं ना, जो अमूमी तौर पे लेट नाइट सोते हैं और देर से उठते हैं, उनके लिए तो यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज है। और हम भी उस चैलेंज से इस वक्त निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और सुबह जो है उसका आगाज अगर सुबह सुबह हो जाए तो फिर तो वो बहुत अच्छी बात है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी सुबह भी जो है वो हकीकी सुबह की तरह जो है तुलू हो। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन। शफीक साहब, कल वज़ीर आज़म बहावलपुर में थे, जो उन्होंने, आपको पता है किसान कार्ड एक तकसीम करने का सिलसिला जो है वो जारी है, किसानों को कार्ड मिल रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है। और उन्होंने एक बात की कि ज़रूरी इस्लाहात से किसानों की आमदन डबल। डेफिनेटली अगर किसान की आमदन डबल होगी तो उसका फ़ायदा जो है, क्योंकि जो ज़राअत से खुराक तक का सफ़र है, इस सारे सफ़र के अंदर किसान जहाँ से शुरू होता है उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ रहा है। अब देखिए, मसला ये है कि हम कहते हैं ये जो ज़राअत है हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अब उस रीढ़ की हड्डी को हमने इतना झुका दिया था पिछले दौर जो हमारे 30-35 साल गुजरे हैं कि असल जो बेनिफिशियल होना चाहिए था ये था हमारा किसान। अब लैंडलॉर्ड जो है वो, जिनकी ज़मीनें जो हैं वो मुरब्बों या अपना क्या कहते हैं ये कनालों एकड़ों में नहीं है, वो मीलों पे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो हमारा किसान है, ये बेचारा मिडिल मैन के हाथों तबाह बर्बाद हो जाता था। सारा जो पैसा जाता है वो आप यकीन करेंगे, जो आलू हमें यहाँ मिलता है 50-60 रुपए किलो, ये जो मिडिल मैन वहाँ ओकाड़ा से दूसरे से 5 रुपए किलो लेता है। इतना फर्क। ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि एक किसान कार्ड इशू कर दिया है। इसमें अपने वो बीज ले सकते हैं, इसमें अपनी वो खाद ले सकते हैं, इसमें पेस्टिसाइड ले सकते हैं, और इस पर अपना उनको डायरेक्ट जो भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगी। इट्स लाइक ATM कार्ड। और ये जब तक हमारा किसान बीच वाला, हमारा जो असल जो ग्रोअर है ना,
जो दिन रात मेहनत करता है और ऊपर ज़मीनें पे अपना उसमें फसल उगाता है, जब तक वो स्ट्रेंथन नहीं होगा, जब तक उसको आसानियाँ नहीं होंगी, जब तक उसको अपनी मेहनत का फल ना मिलेगा, मैं और आप भी गिल्टी फील करेंगे और हुकूमतें तो गिल्टी फील करेंगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेप है इन्होंने जो किसान कार्ड का शुरू किया है, और ये शुरू भी उन्होंने जनूबी पंजाब से किया है। एक मैसेज दिया है कि भाई हम सिर्फ सेंट्रल पंजाब या पूरे अपना बाकी सूबों के नहीं, हम जनूबी पंजाब के भी उतने ही आपके अपना जिधर पूरा पाकिस्तान जैसे पंजाब पूरा, क्योंकि वो सबसे महरूम तबका गिनाया जाता था जनूबी पंजाब किसी भी हुकूमत, और ये बड़ी अच्छी उन्होंने शुरुआत की, आस्ते से पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। और ये इससे देखें, हमारा जब किसान खुशहाल होगा, उसको सही पैसा मिलेगा, तो हम भी खुशहाल होंगे, और फिर कीमतें भी उसके आएंगी, क्योंकि मिडल मैन निकल जाएगा ना। मिडल मैन। सलमान साहब, जो ये किसान कार्ड है, इसका तरीकेकार जो है वो ये है कि किसान फर्ज करें खाद लेने गया है, तो वो जब जो सब्सिडी है उसे, वो कार्ड को जब इस्तेमाल करेगा तो सब्सिडी खुद ब खुद उसमें से जिससे वो खरीद रहा है उसको पहुंच जाएगी। यानी ये नहीं है कि किसान को पैसे मिले उसने इधर उधर खरीदिए। मैं समझता हूं कि इससे बराह रास्त जो ज़राअत है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और किसान जो है उसको ये सब्सिडी से एक नया हौसला, एक नई ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी। देखिए सार राना साहब, हेल्थ कार्ड के बाद ये जो किसान कार्ड है, ये सेकंड बड़ा इनिशिएटिव है इस वक्त हुकूमत का। और जैसे शफीक अवान ने कहा कि बराह रास्त किसानों के साथ जो है ना इसका राब्ता जोड़ा गया है, और एक बहुत बड़ा जो गैप था हुकूमत का और किसानों के दरमियान बराह रास्त एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का, वो खत्म हुआ है। पहली बार तारीख में किसान जो है वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने गुफ्तगू की है, और बीच में जो मिडल मैन था उसको एलिमिनेट किया गया है। और यहाँ आपको वजीर आजम के जो मामले खसूसी हैं जमशेद इकबाल चीमा, जो फूड एंड सिक्योरिटी के, उनको भी मुबारकबाद देनी होगी कि जिस तरीके से वो आए हैं और उन्होंने सारी चीजों को इनिशिएट किया। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे कहा गया कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में मजदूर तबका और किसान तबका सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज हुआ, सबसे ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया गया, और एक ताकतवर तबका जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसानों को और मजदूर तबके को हमेशा इस्तेमाल करता रहा है। और ये प्राइम मिनिस्टर हमेशा से कहते थे कि वो ये चाहते हैं कि बराह रास्त लोगों को, महरूम तबके के लोगों को मफादात पहुंचे, कि जो बीच के जो इसमें ब्रिजेस हैं उनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। और आप देखिए, मेरी इस वक्त कई किसानों से बातचीत हुई है पिछले एक माह के अंदर। आप किसी भी किसान को फोन करके पूछे, वो सबसे ज्यादा इस वक्त मुतमईन और खुश नजर आता है, क्योंकि उसको लगता यह है कि इस हुकूमत ने उसकी जिस अंदाज से सरपरस्ती की है उससे उसके माली इंटरेस्ट जो है वो भी प्रोटेक्ट हुए, और वो अपने आप को जरा बेहतर फील कर रहा है कि जब उसको बराह रास्त बेनिफिशियरी के सर्कल में लाया गया है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे उन्होंने कहा कि ये इनिशिएटिव जो है सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। जैसे हेल्थ कार्ड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकला, अब पूरे पंजाब में दिसंबर इस साल में जो है ना वो सबको मिल जाएगा, और इसी तरीके से आजाद कश्मीर के अंदर और इसी तरीके से बाकी सूबों में जाएगा। तो ये जो किसान कार्ड जब ट्रेवल करेगा साउथ पंजाब से पूरे मुल्क की तरफ, तो ये बराह रास्त एक अपॉर्चुनिटी है किसान के पास कि वो इसके अंदर इंटरवीन करे और अपने मामला जो उससे रोजमर्रा के दरमियान पेश आते हैं उसको वो हल करने में आगे। ठीक। अच्छा, जैसे अभी सलमान साहब कह रहे हैं, बात ये कि हम एक ज़राई मुल्क है, हमारी जो मईशत है वो ज़राअत पे बहुत डिपेंड करती है। आप हैरान होंगे कि सिर्फ जो ऑयल है ना, ईडेबल ऑयल, $3 अरब का हम सालाना इंपोर्ट करते हैं शफीक साहब। अगर हम ये यहीं पे पाकिस्तान में, जैसे अब नई वो शुरू हुई है, जमशेद इकबाल चीमा जब से आए हैं, तो अगर हम ये इंपोर्ट ही खत्म हो जाए और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो वैसे तो किसान की जिंदगी में मैंने अपनी पहली लाइफ में पहली दफा देखा किसान मुतमईन है, खुश है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हमारी डायरेक्शन जरा हो जाए तो मईशत हमारी ऑलरेडी ज़राअत के ऊपर मबनी है, और ये खड़ी होगी तो पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं तो आपको बताऊं, मैंने जो बैलों वाला हल होता है ना, खुद चलाया अपने गाँव में। अच्छा। और वो जो बैल वाला रट वाला कुआं होता है ना, वो चला के मैंने अपनी फसलों को खुद पानी दिया। अच्छा। गो के मैंने फन किया, लेकिन सारे मैंने तजर्बे किए हैं, और इतना उसमें बंदे को सुकून मिलता है कि भाई मैं अल्लाह की दी हुई जमीन पे मैं हल चला रहा हूँ और उस पर फसलें उग रही हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। यहाँ पे एक मिनट है शफीक साहब, चूंकि ये आपका तजर्बा है,
जब किसान मेहनत करता है जून जुलाई की गर्मियों में बारिश में ये, और उसके बाद फसल, आपने कैसा महसूस किया था जब फसल उस जमीन से जिस पे आपने खुद अपने खेतों से हल चलाया? जब फसल उग के आती है फसल, तो उसमें तो किसान के तो जो है वो उसका चेहरा देखने वाला। अच्छा, अब आते हैं इस पे, इस गवर्नमेंट को जो एक और क्रेडिट जाता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नई फसलें उगाने को कहा कि भाई हम अपना इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल हमारा यहाँ पहुंच जाता है। और असल जरूरत ये देखिए, ये अब हुकूमत ये हुकूमत अब कर रही है ना, जो 30 साल पहले क्यों ख्याल नहीं आया भाई दालें हम बाहर से मंगवाते हैं। आपने तेल का जिक्र किया, दूसरी चीजें अजनास देख रहे, दालें कोई 34-35 किस्म की दालें वो हम इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन देखें, ये चीजें हम यहाँ अगर माजी में इस पे कोई अपना गौर किया जाता, कोई इस पे पेशरफ्त होती, तो ये हमारा इंपोर्ट बिल कम होता। और ये बड़े इनिशिएटिव लिया प्राइम मिनिस्टर ने कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम यहाँ उगाएं। भाई जमीन हमारे पास है, पानी हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन विजन नहीं था। ये बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने इस हुकूमत ने एक और विजन दिया है कि जो चीजें हम अपने इंपोर्ट करते हैं खाने पीने की, भाई सब कुछ है हमारे पास, तो यहां से हम उसको उगाएं ताकि हमारी अपने किसान भी खुशहाल हो, मुल्क भी खुशहाल, और इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा, और इंपोर्ट बिल कम होगा। और अगर हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में चले जाएंगे तो सूरत हाल ही बदल जाती है। सलमान साहब का कल को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें आर्मी चीफ साहब ने बड़े कैटेगोरिकली, बड़े वाजे क्लियर अंदाज में ये बात की कि भाई हमने अफगान अमन के लिए हमेशा संजीदा कोशिश की है, और ये भी पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि हमने अफगान अमन में अपना रोल पहले दिन से अदा किया। लेकिन अब ये नहीं है कि अगर वहाँ पे जो अमेरिका है या भारत है और वो नाकाम हो रहे हैं तो उसका मलबा हम पे डाल दिया जाए और हमें जो है कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हमारी विजन क्लियर है, हमने दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हाँ अमन के अंदर हम हिस्सा है, लेकिन हम जिम्मेदार तो नहीं है ना। देखिए, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत में जो बुनियादी इस वक्त तशवीश पाई जाती है ना, वो अफगानिस्तान के अमन के प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में है। क्योंकि जितनी आपको भी पता है शफीक साहब, आपको भी पता है कि ये जो पूरी मेज थी मफाहमत की, ये पाकिस्तान ने सजाई और पाकिस्तान के फैसिलिटेशन के बगैर ये मुमकिन ही नहीं थी, और इसका एतराफ आलमी दुनिया में भी किया जाता है। असल में हुआ यह है कि अब जब हमने अमन की मेज सजा दी और हम चाहते थे कि एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बाहर निकले, ये देखिए, ये मिलिट्री लीडरशिप ने भी कहा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कहा कि अफगानिस्तान का जो रेजोल्यूशन है वो एक सियासी हल है, और एक ऐसा पुरअमन सियासी हल जिसमें सारे फरीक ऑन बोर्ड हो और वो काबिल कबूल हो उसके लिए। लेकिन अब कुछ कुव्वतें हैं जिनको ये पीस प्रोसेस सूट नहीं कर रहा, उसमें हिंदुस्तान भी है, उसमें अफगान हुकूमत यानी डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत भी है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इस सारे अमल को सबोताज कर रहे हैं और मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो बुनियादी स्टेक होल्डर है। एहसान राना साहब, अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो वो इस पूरे पाकिस्तान समेत रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेगा ना। और हमने कल भी कहा था कि अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो अफगानिस्तान का अमन हमारी जरूरत भी है, खित्ते की जरूरत भी है। लेकिन अब हिंदुस्तान जिस अंदाज से एक मंफी किरदार अदा कर रहा है उस पर एक तशवीश पाई जाती है, एक बात। और दूसरा, अफगान हुकूमत जिस तरह से भारत के इमा पर जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुखालिफ कर रही है और दुनिया में ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि ये जो सारा अमन प्रोसेस है ये अगर सबोताज हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार अफगान हुकूमत नहीं है, तालिबान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से सारा मलबा डालकर अगर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में क्या लीडिंग रोल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सलमान साहब। शफीक साहब, बात ये कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप लोगों से संभल वहां पे खुद नहीं रहा है और मलबा आप हम पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी, आर्मी चीफ साहब ने भी, हमने कैटेगोरिकली हम एक ही पेज पे होकर हमने पूरी दुनिया को ये दिया है पैगाम कि हम पे ना डालें, हम हिस्सेदार हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अमन के हिस्सेदार है। लेकिन ये कि हम अमन के कोई हमने कोई वो लिख के नहीं दे दिया, वो तो अंदर जो फोर्सेस हैं, जो अफगान कुव्वतें, उन्होंने मिलकर अमन कायम करना है। देखिए, अब ये हम अरसे से कहते हैं कि जी
जो 70,000 जो है हमारे अपना शहरी शहीद हुए, ये अब फिगर जो है ये 85,000 तक पहुंच चुकी है। हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, अफगान महाजिरीन को हमने यहाँ बर्दाश्त किया। ठीक है, वो भाई एक अपना हमारा अंसार का जज्बा भी है हम में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए तो उन्होंने पनाह दी थी, उसी जज्बे के तहत हमने उनको यहाँ पनाह दी। इसमें कोई उन पर एहसान नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई थे। अब हमने उसमें इतना नुकसान अपना बर्दाश्त किया। वो कहते हैं कोई 10 अरब देखें, 10 या 15 20 अरब जो फिगर है, ये एक वो है जो उस वक्त आपको ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इस मुसलसल लड़ाई से हमारी इकॉनमी जो है वो डाउन गई, हमारी मैशत का बेड़ा गर्क हो गया, हमारी हर तबका हमारा मुतासर हुआ। तो अब अपना जब अमेरिका भाग गया है, लिटरली अमेरिका भाग गया, और बाइडेन साहब कहते हैं जी हम जिम्मेदार नहीं, आप अपना खुद संभालें, तो अब उसको अपना जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल रहे हैं कि जी हमें कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। बिल्कुल आर्मी चीफ साहब ने और कोर कमांडर का ये जॉइंट कम्युनिके बिल्कुल ठीक था कि हमें कुर्बानी का बकरा ना बनाएं, हम आपके ना पीस में पार्टनर हैं, और वहां पे जो हो रहा है उसमें कोई मुदाखलत हम नहीं करेंगे। ये काम है अफगान फोर्सेस का, अफगान हुकूमत का और तालिबान का, और उन्हें अकल को हाथ डालना चाहिए कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं, हमें पीस की तरफ जाना चाहिए, उनको साथ लेके जाना चाहिए। शफीक साहब क्विक मैं इस पे चाह रहा हूँ आपसे वो लेना कि अफगानिस्तान की सूरत हाल अब जो नजर आ रही है ना, वो तो ये कि 70-75% पे कब्जा हो चुका है। अब रशीद दोस्तम को बुलाया है, रशीद दोस्तम साहब तुर्की में कई माह से वहां पे छुपे हुए थे, अब वो आए हैं और उन्हें बुला के ये कहा गया, और आर्मी चीफ को उन्होंने बरतरफ कर दिया अशरफ गनी ने। इन सारे इकदाम से सिवाय खाना जंगी बढ़ने के तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। अब देखें, गनी साहब कहते हैं जी मलेशिया को मैं एक्टिव करूंगा। मलेशिया कौन? जो वहाँ मुसल्लह ग्रुप हैं, वो तालिबान के खिलाफ आए, तालिबान के खिलाफ आए। बिल्कुल आपकी आर्मी जो है उनका मुकाबला नहीं कर रही, आपके आर्मी चीफ भाग गए, यानी आप वहाँ सिविल वार की कोशिश कर रहे हैं। और आलमी जो कुव्वतें हैं, अमेरिका, बरतानिया और दूसरे G8 ममालिक हैं या हमारा UN है, वो सिर्फ तवज्जो दें। ये बहुत ख़तरनाक बयान दिया अशरफ गनी ने कि जी हम अपना मैं जो लोकल मलेशिया हैं उनको एक्टिव करूँगा कि भाई वो इनके खिलाफ आगे आके लड़ें। भाई ये हल नहीं है, इससे आप अनार्की फैलेगी, इससे सिविल वार फैलेगी, और उसका असर हम पे भी होगा। इसलिए जो स्टेक होल्डर है ना, जो बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए और उसको अपने शब्द को अल्लाह के बंदे कल को हाथ दो और मुज़ाकरात करो। एक दफा अमेरिका कह रहा है कि 3 माह में हुकूमत खत्म हो जाएगी। जब 3 माह में हुकूमत खत्म होती है हुकूमत को, क्यों आप अफगानिस्तान को मजीद आग लगाना चाहते हैं? वहां पे पीस को अपने सपोर्ट करें, वहां पे मलेशिया या सिविल वार को सपोर्ट ना करें। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, दोहा कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिका ने कल जो कोशिश की और करने के बाद उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर किसी तरह भी नई अगर तालिबान की हुकूमत बनती है तो उसे तस्लीम ना करें। कल जो दोहा कॉन्फ्रेंस में उनकी अटैम्प्ट थी, आप समझते हैं कि अमेरिका अब बैठ के, जैसे रशीद दोस्तम को अचानक एंट्री हो गई, ये वो किरदार है जिसको पसंद नहीं करते अफगान, शुमाली इत्तेहाद को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे तो आग और खून ही फैलेगा और ये इसके असरात बाकी ममालिक पे भी पड़ेंगे। कि एक बुनियादी सोच हमें अपने आप के अंदर ये इसको डेवलप करें। अगरचे अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से अपनी फौजियों का इनखला कर रहा है, लेकिन ये कहना कि अमेरिका अफगानिस्तान के मामलात से विड्रॉल हो चुका है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। मैं समझता हूँ उसके इंटरेस्ट जो है वो बराह रास्त आज भी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मौजूद है, और खास तौर पे जब चीन और अमेरिका के दरमियान एक नई सुपर पावर के दरमियान मुकाबला है, तो उस सूरत में तो उसके अफगानिस्तान के अंदर मफादात जो है वो ज्यादा है, और वो चाहेगा कि अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके ताकत के इन तमाम प्लेयरों के साथ मिलकर अपना बैलेंस ऑफ पावर को दुरुस्त करे। अब मसला ये है कि देखिए, ये बात तालिबान भी कर चुके हैं कि हम कब्जे की बुनियाद के ऊपर काबुल को फतह नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मामलात मफाहमत के साथ चलें, और इसीलिए वो दोहा कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं ना, और इसीलिए उनकी बातचीत भी हो रही है। और पाकिस्तान भी ये कह चुका है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई एक ग्रुप जो है वो ताकत के जोर पे बैठ के कोई काबुल को फतह करे। अगर आपने वहां चीजों को लेके चलना है तो अभी जो शफीक अवान साहब बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। देखिए, अमेरिका हो, बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, अफगान हुकूमत हो, चीन हो, इन सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट कहां पर है? देखिए ना, आपने दोहा में बैठ के अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत या अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं,
लेकिन असल जो चैलेंज है ना वो है इंटरनल, जहां अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान कुछ तय होना है। लेकिन अब अशरफ गनी एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां उनके हाथ से बहुत से मामलात निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, और वो एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं अफगानिस्तान के रेजोल्यूशन के अंदर। ये बात अफगान हुकूमत को जब समझ आ रही है तो साथ साथ आप देखें कि जो डॉक्टर अशरफ गनी है वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर मामलात को दुरुस्त करने की बजाय उसको बिगाड़ने। बिल्कुल ठीक है सलमान। अब मैं चाह रहा था शफीक साहब, आपका पसंदीदा मौजू अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा चेक चाह रहा था आपके चेहरे पे कि मुस्कुराहट में एक शरारत छुपी होती है, एक शरारत है जो आपके चेहरे पे। अंदर की कहानी क्या, अंदर की बातें क्या। पीडीएम का कल इजलास, उदास चेहरे, बेनूर सी आंखें, बेजान से जुमले, और फजल रहमान साहब का बयानिया और शहबाज शरीफ का उनसे अदम ताल्लुक, बॉडी लैंग्वेज, सब क्या क्या बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। जो मेरी इतलात है ना, फजल रहमान साहब शदीद गुस्से में थे पूरे इजलास में। उनका गिला था कि मुस्लिम लीग नून मुझे पल्ला नहीं पकड़ा रही। अच्छा, आप वो कहते हैं भाई आप, मैं आपकी तरफ देखता हूँ और आपकी तरफ खामोशी है। आपके बयानिए आपके दो बयानिए हो गए। शहबाज शरीफ साहब कुछ बयान देते हैं और उधर से जाती उम्र से कुछ बयान आता है, लंदन से कुछ बयान आता है। पहले आप अपने सफ़े दुरुस्त करें। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपके लीडर जो हैं वो तो अब तो आपकी जो हंडिया है बीच चौराहे में आगे फूट गई। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपने इख्तलाफात बाहर ले आएँ और इससे जो है ये हमारी अपोजिशन की सियासत कमज़ोर होगी। पहले आप अपने मामला तय करें फिर आगे चलें। अब शहबाज शरीफ साहब का मैंने पहले दिन से कहा कि वो इस किस्म के खिलवाड़ में नहीं है कि एहतजाज हो, धरना हो, ये हो वो तो अपना पार्लियामेंट की, और जो फजल रहमान साहब की जो पार्लियामेंट चिड़ है, पार्लियामेंट का नाम लेता है तो उनको खुजली शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसमें नहीं है। बल्कि मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ भाई जो उनके मुकाबले में था, अगर वो इनको इलेक्ट कर लेते तो शायद वो इतनी फितना अंगेजी ना करते। वो मतलब एक सीट देखें, एक सीट उनकी खोई और उन्होंने इतना तूफान खड़ा कर दिया। बहरहाल ये तो वोटरों का ही, मैं जब तफन्नुन मैंने कहा तो वोटरों का हक है जिसको जिसे वोट। और पीडीएम के इजलास में जो तकरीरें लंदन से हुई हैं, जो लाहौर से हुई हैं, वो भी मायूस कुन थी, क्योंकि अब उनके घर में एक शादी भी आ रही है और वो उधर ही बिजी हैं। और जो ये फजल रहमान साहब कह रहे थे कि हमें जी आप एक्टिवेट करें अपने बंदों को, वो आए बाहर आए। तो भाई एक तरफ आप अपना कश्मीर इलेक्शन हार गए, दूसरी तरफ सियालकोट हार गए, और पंजाब में आपका दो बयानी चल रहे हैं, तो उसमें आप कैसे तहरीक। फजल रहमान साहब का कहना था अगर आपको दो बयानी चलते रहे तो ये तहरीक हम कहाँ से चलाएंगे, कैसे। फजल रहमान साहब को होश आ जाना चाहिए, अक्ल आनी चाहिए भाई कि मेरे नाल कोई नहीं, मैं कल ही हूँ। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे साफी जो उनको कुछ नहीं मिलता तो पुराने को निकाल के वो और अपने वो जिसे कहते हैं ना अंदर का बुग़्ज़ जो है वो बाहर निकालते रहते हैं। और इन ऐसे का प्रॉब्लम क्या है, नफ्सियाती प्रॉब्लम क्या है, इनका मुआशी प्रॉब्लम क्या है, मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज़ादी इजहार राय के जमहूरी तकाज़े और खबर बयानी के मुख्तलिफ अंदाज़े बयान में महारत और हालात से आगही है पहली तवाज़ुन बयानिए पर मबनी आरा उन परतों को हटाती है जो कसरत राय की बदौलत बेयकीनी का बायस बनती है। आलमी बरतरी के लिए कौमों के दरमियान बनते बिगड़ते इत्तेहाद हों या फिर आलमी दुनिया में माशी मफादात की जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस हैरत का दिन ये जानना भी जरूरी है कौन निकल गया आगे और कौन रह गया पीछे। नित नई इजादात हमारी दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रही हैं। क्या मौसमियाती खतरात दुनिया को कर पाएंगे मुत्तहिद, या फिर
सनती दौड़ इसी तर्ज पर रहेगी जारी। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान आसमा इकबाल। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सलमान साहब, शफीक साहब ने तो पीडीएम पे कर दिया, मैं चाह रहा हूं कि आप तो भी इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दें कि कल का जो इजलास था, मायूस कुन चेहरे और बड़े बेरब्त से जुमले और कोई वो नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये अपनी मौत मर चुका है, बस अब हिम्मत नहीं हो रही उसके ऐलान की कि ये कब तदफीन होनी है। राणा साहब कल रात में डिनर पे था तो वहां बहुत से जर्नलिस्ट हमारे साथ थे। सब बुनियादी तौर पे जो सवाल उठा रहे थे वो ये था कि जो पीडीएम है उसे अपनी सियासी बका की सर्वाइवल की जंग का सामना है। यानी वो अपना इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि हम अपने वजूद को कैसे बरकरार रखें और कैसे हम अपना इत्तेहाद बरकरार रख सकें और कैसे हम हुकूमत को टफ टाइम देकर कोई दबाव की कैफियत पैदा करें। अच्छा, अब तो ये रहा है कि देखिए इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात यह है कि फजलुर रहमान अपना खेल खेलना चाहते हैं और शहबाज शरीफ अपना खेल खेलना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी अपना खेल खेलना चाहते हैं। ये तीनों लोग जो है वो बुनियादी तौर पे जो अपोजिशन की मुत्तफिका सियासत है उससे भी इत्तेफाक नहीं करते। इनका इत्तेफाक ये है कि इस पूरी लड़ाई में से हम अपने लिए कोई महफूज रास्ता तलाश कर लें और हमारे लिए मामला कुछ दुरुस्त हो जाए। और दूसरी उनकी फ्रस्ट्रेशन ये बढ़ रही है कि हम तो ये चाह रहे थे कि इस हुकूमत को नाकाम करके घर भेजा जाए, इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत के दरमियान टकराव पैदा कर दिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट के विद इन इस्टेब्लिशमेंट टकराव पैदा किया जाए। वो सब जो कार्ड उन्होंने खेले वो नाकाम हो गए। इसीलिए कल आपने देखा कि मरियम भी खासी मायूस नजर आई हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि मरियम भी खासी मायूस नजर आई है। और ये जो कहा जा रहा है ना कि अब अगला इजलास कराची में होगा, जलसा होगा, यानी ये एक ऐसी कमेटी उन्होंने डाल दी है इसार राणा साहब जिस कमेटी से निकलना कोई नहीं है और सारा मामला अगले हाँ जी अगले इंतखाबात की तरफ जाएगा मामला, इससे ज्यादा कुछ होगा। ठीक। अच्छा मैं शफीक साहब, हम तीनों सहाफ़ी हैं और हमारी एक उम्र गुजर गई सहाफ़त करते हुए। टेबल स्टोरियाँ जितनी हम समझते हैं वो कोई नहीं समझता। अच्छा मैं देख रहा हूँ ये अंसार अब्बासी साहब की एक उन्होंने खबर दी है जो छपी है जिसमें उन्होंने कहा जी वज़ीर इमरान खान की काबीने का साइज़ भी इनके पेशरों की तरह बहुत बड़ा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी वादा किया गया था और तादाद बताई है कि इतनी है। डस्टबिन में जब हम कुछ चीज़ें फेंक देते हैं तो फिर हमें अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर वो निकाल के हम कहते हैं चलो अब इस पे दोबारा कर दें। जबकि जो सूरत हाल है, फवाद साहब ने जो बताया कि भाई आपको कम से कम पहले जो कोई स्टोरी आप एक रिपोर्टिंग की और आपने सारी जिंदगी खबरें दी हैं तो एक ऑथेंटिसिटी जो है चीज़ की और उसके बाद क्रेडिबिलिटी जो है बड़ा मैटर कर रही होती है। ये क्या अंसार अब्बासी साहब को देखिए अंसार अब्बासी का ये मसला है कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों, यानी देखिए हर नेगेटिव खबर उन्होंने देनी है। भाई हमें हम तो अल्लाह की जो नेमतें हैं उनसे लुत्फानंदोज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो अल्लाह ने नेमतें, लेकिन उसमें भी वो कीड़े निकाल लेते हैं, इसमें ये इसमें वो है और ये तो उनका डे वन से है कि उन्होंने नेगेटिव खबर देनी है। अब देखिए सिर्फ एक अखबार में जगह अपना लेने के लिए एक उन्होंने खबर दे दी कि इतने अपना मिनिस्टर हैं। अल्लाह के बंदे पहले उसको तहकीकात तो करो कि आप खुद कहते हो कि उनके मैंने उनके मुआवनीन को भी बीच में शामिल किया। जो पिछली गवर्नमेंट के दौर में उन्होंने दी थी, जब उनसे सवाल उन्होंने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया कॉलम में कि भाई ये जो मुशीर ये तो वजीर होते ही नहीं। कोई असेंबली में किसी ने तनकीद की थी, मैं प्रेस गैलरी लिखता था दी न्यूज़ के लिए, तो उसमें तो मैंने अगले दिन अपने कॉलम में उसमें जिक्र कर दिया कि भाई आप बस अपना तनकीद बड़ा तनकीद करते हैं, कम से कम को मुस्बत रिपोर्टिंग करें, मुस्बत चीज़ लेके आएँ और सिर्फ एक जगह घेरने के लिए। और इनका काम ये है कि ना कीड़े निकालने का हदीस भी है कि आप जो है अच्छाइयों को उजागर करें,
अच्छाइयों को लेके हैं, बुराइयों तो भाई हर बंदा उजागर करता है। और पता है हमें, मुझे समझ नहीं आती, सलमान साहब इस पर रोशनी डालेंगे कि ये नेगेटिव चीजें कहाँ से निकाल कर ले आते हैं। इतनी पॉजिटिव चीजें भाई उसको उजागर करें, आप अपने मुल्क को आगे लेके आए। फवाद हुसैन ने सही जवाब दिया भाई, अपने पहले ना पहले अपना घर चेक करें, पहले आप जो रिसर्च करते हैं उस पर देखें क्या है। ठीक है सलमान साहब, अब हम चूंकि तीनों ही साफी हैं और एक अरसे से हमारी जिंदगी, अब हमें तो ख्वाब भी खबर की शक्ल में आते हैं, हम उसको बाहर नहीं निकल पाते। क्या एक सहाफी को ये जेब देता है कि वो ऐसे इशू जिनका जो मैटर ही नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपनी जगह घेरने के लिए वो उन पे दे, फिर अगर चले दे भी रहे हैं तो कोई उसके अंदर आप इस बात का तो ख्याल रखें कि हकाइक क्या है? क्या एक सहाफ़ी को ये जेब देता है इस तरह करना? मैं क्योंकि हम तीनों सहाफ़ी हैं तो हम पे इखलाकियात लागू होती है, तो मैं चाह रहा था इस पे जरा इखलाकी पहलू से बात करें। देखिए, बुनियादी बात यह कि सिर्फ सहाफ़ी नहीं बल्कि मजमूई तौर पर पूरे मीडिया इंस्टीट्यूशन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चीजों का एक पॉजिटिव एंगल भी देखें। यानी सोसाइटी के जो रियल इश्यूज हैं, जो इस वक्त हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, हम वहां अपनी तवज्जो कम देते हैं और ऐसी इश्यूज को उठाने की कोशिश करते हैं जिससे मामलात को मुतनाज़ा बनाया जाए। ये जो खराबी पैदा हुई है ना, इरशाद राना साहब आप भी इत्तेफाक करेंगे और शफीक अवान साहब भी, ये तो रेटिंग बेस्ड मीडिया की एक हमने कैफियत देखी है ना पाकिस्तान में। यानी जब तक आप एक नेगेटिविटी नहीं पेश करेंगे ना तो आपकी खबर नहीं बनेगी। यानी आप पॉजिटिविटी को खबर ही नहीं समझते। आपको लगता ही है कि क्राइसिस पैदा करना जो है वो बड़ा जरूरी है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे आप प्रिंट मीडिया में हो, चाहे आप सोशल मीडिया में हो। इसीलिए आप देखिए कि हम हमेशा से जो लेंस इस्तेमाल करते हैं ना, वो नेगेटिव लेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी चीजों का पॉजिटिव एंगल कम देखते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पर मीडिया इंस्टीट्यूशन का भी, जर्नलिस्टों का भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जरूर तनकीद करें हुकूमत के मामलात में। तो हुकूमत हमेशा कोई मुकम्मल ठीक नहीं होती, लेकिन साथ साथ उन इश्यूज को उठाते हुए ये देखें कि हम इससे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन रहे हैं या पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बन रहे हैं। यानी हमें मसले के हल की तरफ जाना चाहिए ना। हम मसले के हल की बजाय मसले को और ज्यादा बिगाड़ पेश करके एक ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। एक लाइन का इजाफा करूंगा, एक लाइन का आपकी जायज इजाफा करूंगा। अंसार अब्बासी साहब कितनी तनकीद या इस तरह के जर्नलिस्ट कितनी तनकीद करते हैं हुकूमत पे और शख्सियात पे, और यही जब हमारे एक दोस्त में, उनका अब नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जब उसमें तनकीद की सोशल मीडिया पे तो उन्होंने उस पर केस कर दिया। अरे भाई आप तो जिसको मर्जी जहां से मर्जी रख रहे, जो मर्जी तनकीद करें, जब आप पे वो करते हैं तो आप वो बर्दाश्त करें ना। फिर अगर आप तनकीद कर सकते हैं तो अपने पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शफीक साहब, आपने भी कभी इस तरह की टमकीरी खबरें दी होंगी लाइफ में? कभी ऐसा मौका आया कि यार अब मेरे पास कुछ नहीं है तो चलो मैं को पुरानी चीज निकाल के दे दूं, कुछ इस तरह करके? ये पुरानी चीज पता है क्या, ये मेरी सारी होती थी फैक्ट्स पे ना, डॉक्यूमेंट्स पे, और डॉक्यूमेंट्स पे आप ना पुरानी खबर नहीं चला सकते। अच्छा, कोई कभी ऐसा हुआ कि कोई खबर पे आपको चैलेंज हो गया कि भाई ये क्या, और फिर? हाँ, मैं नवाज शरीफ, मेरी तो हर खबर पे चैलेंज किया, बल्कि मेरे खिलाफ तो आपको पता है ना, मेरे और 4 जो दी न्यूज के साथी थे उन पे ATS का केस चला। अच्छा। और हमें जो इंसदाद दहशतगर्दी की गलती, वहाँ हमारी पेशी होती थी। और पंजाब असेंबली स्पीकर, पंजाब असेंबली चौधरी परवेज आई थे, पूरी असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि भाई साफियों पे ये हटाएं। लेकिन ज़ाहिर वो शहबाज शरीफ साहब थे, तो वो जब किसी पे आ जाए तो वो तो किसी को नहीं। सलमान साहब, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने साफियों के खिलाफ पंजाब असेंबली में जो करारदाद दी पेश की थी, वो अपने हाथों से लिख के की थी। शफीक याद होगा? हमारा हुक्मरान तबका तो है जो है वो अमूमी तौर पर इस तरह के मामलात में आगे आगे होता है ना। और साफियों का जो माजी है, आपको भी पता है कि सहाफत के साथ, साफी लोगों के साथ कि जिस किस्म के सलूक हमारे हम माजी के हुक्मरान तबकात करते रहे, वो हम सब ने देखे हुए हैं। और मसला ये है कि जब आप चीजों को एक दुरुस्त डायरेक्शन में लेके चलने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, और फिर उसको जब वो डाइजेस्ट नहीं होती तो फिर आप एक नेगेटिविटी का टूल इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं बुनियादी बात ये कहना चाह रहा हूं कि मीडिया के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना जी, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। हमको हमेशा से अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजरअंदाज करके ना अपने मतलब की खबर निकाल के एक बड़ी खबर बनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि जनाब जैसे ये मुल्क जो है ना, ये एक नाकाम स्टेट के तौर पर तब्दील हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक बड़ा सीरियस टॉपिक है जिस पे मैं चाह रहा था कि हम इस पे बात करें। कल फवाद चौधरी साहब ने मोईद यूसुफ साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ी, मैं तो हैरान हो गया वो सारा सुन के।
ठीक है, सोशल मीडिया को लीड कर रहा है भारत हमारे खिलाफ वो, और आपको याद होगा कि यूरोपीय यूनियन में जो डिसइंफो इनकी लैब थी वो पकड़ी गई। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया फ्रॉड जो था वो पकड़ा गया भारत का, और उसके अंदर 845 वेबसाइट्स थी जो जाली थी, और एक प्रोफेसर जिसे मरे हुए एक अरसा हो गया था वो जिंदा उसे करके और उसके जरिए ट्वीट हो रही थी और असरअंदाज हो रहे थे यूरोप पे। अच्छा, अब मैं ये खबर थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ आपको सुनाऊं। फवाद साहब कहते हैं कि पीटीएम ने रियासत मुखालिफ 150 ट्रेंड्स चलाए, 37 लाख ट्वीट किए, 37 लाख। नून लीग जेयूआई ने इसराइली ट्रेंड्स में हिस्सा लिया। अच्छा, फिर मोहित साहब का कहना है कि प्रोपेगेंडे को अफगानिस्तान की हुकूमत की भी सरपरस्ती हासिल थी, और वो आगे के वो हमारे पे मलबा डालने के लिए उन्होंने ये ट्रेंड चलाए। मैं समझता हूँ कि तो बड़ा खौफनाक किस्म की बात है, और शर्म आनी चाहिए हमारी यहाँ मौजूदा पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स को और सियासी इंटेलेक्चुअल्स को कि कम से कम पाकिस्तान मुखालिफ जो वो है उसका तो हिस्सा ना बने। देखो, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ना, पहले होता था अखबार, मैं और आप अखबार हम लिखते थे, अगले दिन जनाब अखबार, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फौरी लोगों में पहुंचनी शुरू हुई, फिर अब ये सोशल मीडिया आया, ये जो इतना रैपिडली फैलता है कि इसको आपने एक क्लिक किया और ये पूरी दुनिया में चल पड़ा। अब मसला ये है कि हमारे अपने साफी, मेरे आपके, सलमान साहब के जानने वाले जिनके उठते बैठते हैं, वो भी ऐसे ट्वीट को रीट्वीट करते हैं या ऐसी खबरों को आगे बढ़ावा देते हैं जो एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट होती हैं। तो ये बड़ा उन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि इसमें जो पीटीएम और दूसरे जो लोग हैं जो अपने आप को अपना कहते हैं जी, वो अपना आज़ादी के और क्या क्या अपने आप को अलकाब देते हैं, और उस पर वो आके अपना पाकिस्तान को रगड़ा लगाते हैं, यानी स्टेट को। चलो यार, आप नवाज शरीफ की मुखालफत कर लें, खान साहब की मुखालफत कर लें, बिलावल की, जिसकी मर्जी कर लें, हमारी कर लें, लेकिन कम से कम जहां पाकिस्तान का सवाल आता है ना, वहां ना करें। ये बड़ा उन्होंने सही पॉइंट आउट किया, और ये देखें, ये इस किस्म की चीजें हाईलाइट करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसी चीजों को नोट करती है। मोहित साहब जो है वो नर्सरी भी रिकॉग्नाइज है और वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया है, तो बड़ा उन्होंने सही हाईलाइट किया है कि भाई आप ये देखें ये ट्रेंड कहां से आ रहे हैं, ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ये अपना फलां मुल्क से आ रहे हैं, ये भारत से आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है इस पे गौर करना चाहिए। सलमान साहब, मैं एक जुमले का मैं इजाफा कर दूं। करीमा बलोच का कि जब वो मर गई, हलाकत हुई उनकी, तो मेडिकली साबित हुआ कि वो अपनी तबई मौत मरी है, लेकिन इतना उसे फैलाया गया, 20,000 ट्वीट्स हुई उसके हवाले से कि जी पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, और बाद में साबित हुआ कि ये सारा फेक झूठ था, पाकिस्तान पे मलबा डालने की कोशिश। साहब, आपको याद है पाकिस्तान की सियासी क़यादत थी और बिलखुसूस पाकिस्तान की अस्करी क़यादत थी, बार बार 5th जनरेशन वॉर की बात करती रही है, और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कैंपेन के बारे में बात होती रही है, और कहा जा रहा था कि नौजवान नस्ल को एक इंटेलेक्चुअली गुमराह करने की बातें भी जो है ना वो सामने आती रही हैं, और अब दंगे जो हैं वो बुनियादी तौर पर हथियारों के बजाय जबान और कलम की बुनियाद के ऊपर की जा रही हैं। अच्छा, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट बात है, जो कल फवाद चौधरी साहब ने भी की, मोहित यूसुफ साहब ने भी की है, यानी एक खास सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान को टारगेट करके डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सोसाइटी में एक खौफनाक किस्म की सियासी, मजहबी, लसानी तकसीम पैदा करना चाहती हैं, पाकिस्तान को नाकाम स्टेट साबित करना चाहती हैं। और ये जो भी शफीक अवान साहब ने कहा ना, ये जो ट्रेंड सेट होते हैं, जरा आप इन ट्रेंड सेट की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें, ये कहां से सेट होते हैं, कौन है इसका सरपरस्त, किस एजेंडे के तहत होती हैं। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी जाए, कभी कहा जाता है पाकिस्तान इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मरकज है, कभी कहा जाता है FATF में पाकिस्तान। और एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने कल यहाँ दोस्तों से पूछी तो उन्होंने बताया, आप देखिए जब भी कोई इंटरनेशनल इजलास होता है जिसमें पाकिस्तान डिस्कस करना होता है, उससे पहले 5 दिन पहले एक ऐसी कैंपेन चलाई जाती है इंडिया की तरफ से नेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो FATF हो, चाहे दीगर मामलात हो, ताकि पाकिस्तान को जो है ना इसमें हमें। बिल्कुल सलमान साहब, टाइम चूंकि थोड़ा रह गया, 2 इशू रह गए, मैं चाह रहा था उस पर बात कर लें जल्दी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हैं आज अपने कागजात जमा कराएंगे, इसका मतलब आज़ाद कश्मीर में क्लैरिटी आ गई कि सदर के तौर पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हैं PTI के कैंडिडेटों को डेफिनेटली उनकी नजर आ रही है। तो पुराने आदमी हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, आज़ाद कश्मीर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्या इंतखाब पे आप क्या बात करेंगे?
सर अब जो है जमहूरी अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है आज़ाद कश्मीर का, और प्राइम मिनिस्टर भी हो गए और सदर भी 17 को इलेक्ट हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है कि देखें हम सब जो है ना, मैं आप हमारा पूरा जो सिस्टम है वो जमहूरी पार्लिमानी सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे। अब वो कश्मीर की पार्लियामेंट फैसला करेगी, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे, कश्मीर के लेजिस्लेटर फैसला करेंगे और कश्मीर के सदर फैसला करेंगे हमने वहाँ आवाम की बेहतरी के लिए क्या करना है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तानी जो सियासतदान है उनको भी ख्याल करना चाहिए, वो जो भी बात करें थ्रू पार्लियामेंट करें। बड़ा स्मूथ इलेक्शन हुआ और इन्होंने भी तस्लीम किया, अपोजिशन ने भी तस्लीम किया और दूसरी तमाम पार्टियों ने तस्लीम किया, और फिर उसके जो अपना मखसूस सीटों के भी इलेक्शन हुए। अब सदारती इलेक्शन हो रहा है, तो मेरी आप जो अपोजिशन से अपील है कि एक यकजहती दिखाने के लिए ये पूरा कि हम कश्मीर के मसले में हम एक हैं, आप बैरिस्टर साहब को मुतफिका उम्मीदवार ले आए, इसमें आपका भी कद बड़ा होगा और कश्मीर का और अच्छा मैसेज जाएगा। सलमान साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद एक पुराने खिलाड़ी हैं और जितना वो कश्मीर इशू को समझते हैं, मैं समझता हूँ एक अच्छा इंतखाब है। बेचारा क्विक रिस्पॉन्स आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है, और अच्छी बात है कि पूरी सरासी ट्राइका जो है, यानी वजीर आजम से लेके स्पीकर तक, कैबिनेट तक और फिर सदर पाकिस्तान, सदर आजाद कश्मीर का इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल यही है कि पुरअमन तरीके से जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत की तरफ, ये बहुत अच्छी बात है। और अब असल में जैसे बात शफीक अवान ने की है, फोकस जो है वो वहां की गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में और जो कश्मीर कॉज है उसके ऊपर जो है ना वो ज्यादा करना पड़ेगा। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना कि जी हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है, फलां बिक गया है, फलां जो है खरीदा जा रहा है, मेरा ख्याल उससे निकल के अब जो है ना वो बुनियादी तौर पर इंतखाबी सियासत से हमें बाहर आके जो कश्मीर कॉज है उस पर ज्यादा फोकस करना। बिल्कुल ठीक है शफीक साहब। एक लतीफ़ा आजकल मार्केट में चल रहा है कि ये अभी पाकिस्तानी टीम जब वापस आई तो जो स्विमिंग के कोच थे ना, उनसे पूछा गया कि भाई आपने मेडल क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि भाजी शुक्र करो साढ़े बंदे डूब नहीं गए। ये ट्रेनिंग का हाल है, ये ओलंपिक जो हमारे एसोसिएशन उसका हाल है। बजाय कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करें अपने खिलाड़ियों पे, आप अच्छा वो और उसका नोटिस भी लिया है, नोटिस ले लिया है, बुला लिया कायमा कमेटी ने। ये जो ओलंपिक कमेटी है इसके ऊपर एक ही शख्स का बैठे रहना और 18 साल से एक ही शख्स का और कारकर्दगी सिफर, ये क्या है? मतलब क्यों इस तरह का कोई, ये हर जगह माफिया से बैठे हुए और वो कुंडली मार के बैठे हुए, तनख्वाहों में सारे पैसे चले जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि फमीदा मिर्जा साहब जो वजीर है उन्होंने उसका नोटिस लिया है और कायमा कमेटी ने उनको तलब किया है। भाई उससे पूछें भाई कि आपने क्या आपकी कर दी है। अब आपने कहा ना 18 साल से वो शख्स है, तो ऐसा पंजाबी कहने को घुमड़ घेरी पाई है ना, ऐसे वो वोटर, असल में इलेक्शन होता है ना, तो ऐसे वो उन्हीं लोगों को वोटर बनाते हैं जो उनके पेरोल पे होते हैं। और ये सलमान साहब 1 मिनट है, मैं चाह रहा हूं क्योंकि आपसे भी इस पे बात कर लें कि ये जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है इनकी एक दफा इसे रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए दोबारा से और जेन्युइन लोगों को बिठाना चाहिए लाके। मैं आपको राना साहब एक छोटी सी बुनियादी बात कह के बात खत्म करता हूँ कि अब ये जो है ना रिवायती तरीकों से तब्दीलियां नहीं आएंगी। मैं आपको बताऊं, आप खेलों समेत जिस मर्जी इदारे के दरमियान जाके देखने की कोशिश करें, ये ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में चेंज नहीं आएगा। हमें गैर मामूली इकदाम करने होंगे, कड़वी गोलियां डाइजेस्ट करनी होंगी, और ये जो कैंसर का मर्ज है इसका इलाज जो डिस्प्रीन की गोली से करने की कोशिश करते हैं ना, ये नहीं होगा। अब हमें बड़े फैसले करने पड़ेंगे। और आपने ठीक कहा, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी करें, इसकी रीडिजाइनिंग भी करें, ताकि हम स्पोर्ट्स के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि हमारे नौजवान जो है वो बाहर जाके ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। कर सकते हैं, टैलेंट है हमारे पास। मसला टैलेंट का नहीं है, टैलेंट हमारे पास है, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देने का मसला है और उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है जहां वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर को भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और खेलों के बारे में एक रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो हर शोबे के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शफीक साहब, प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन यौम आज़ादी की जो तैयारियां माशाल्लाह वो जारी हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब। और मैं देख रहा था कि स्टिकर्स, झंडे, परचम का लिबास, वो एक समा बन रहा है। पाकिस्तानी कौम के अंदर अपने वतन से मोहब्बत को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जिस तरह तैयारियां हम 14 अगस्त की करते हैं, मैंने देखा है कि सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में होती है आज़ादी की, लेकिन हम एक जोश और जज्बे से करते हैं। उनकी जोश और जज्बा 14 अगस्त तक नहीं रहना चाहिए, आगे भी जाना चाहिए। आखिरी जुमला में चारों का प्रोग्राम खत्म। मैं बल्कि आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बच्चों ने जब देखा कि आपने बात की थी ना कि शजरकारी के वाले से,
हाँ। तो उन्होंने को 20-25 में गया, गमले खरीदे हुए थे, वाह। उसमें पौधे लगाए हुए वाह, थे। great। मैंने कहा ये क्या भाई? उन्होंने कहा आज आपका जो इशारा राणा साहब ने ये मैसेज दिया है, तो हम झंडा तो उन्होंने जबरदस्त, झंडा जबरदस्त। तो उन्होंने यकम अगस्त से लगा लिया था, बहुत बड़ा माशाल्लाह। लेकिन ये आपकी जो बात थी, उन्होंने उसको बाय किया और उन्होंने पौधे लगाए। और बहुत बड़ी- शुक्रिया। देखें ये जिंदा कौमें जो होती है ना, अपने बिल्कुल आज़ादी के दिन मना के वो उसको रिवाइव करती हैं, बिल्कुल। बताते हैं आने नस्लों को भाई हमने ये मुल्क बिल्कुल। कितनी मुश्किल से हासिल किया बिल्कुल, था। बिल्कुल। और ये जो तैयारियां हैं, ये लोग बच्चे बूढ़े ये दिल जज्बे से कर रहे हैं और रहती दुनिया तक ये होता रहेगा और लोगों को रिकॉल होता रहेगा कि हमने ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, एक दिन बीच में रह गया 14 अगस्त के लिए। पूरे अज़म से, पूरे जोश से 14 अगस्त को मनाइए, लेकिन सिर्फ 14 अगस्त एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल मनाएं। पाकिस्तान से मोहब्बत एक दिन का नहीं, पूरे साल का, पूरी जिंदगी का वादा करके हम मनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।